Hello students, I Ravinder sir from Rasayan Academy, starting the first unit of class 11th, and this is my second lecture in continuation. Here I shall be discussing with you about the very basic fundamentals to learn chemistry, to understand chemistry. From these laws, you see, it is all historical development of chemistry, how chemistry got developed. So in this view, I would like to teach you in today's lecture about laws of chemical combination. The hints of these laws you might have studied in your lower classes also, but there you have just touched those articles, and here we shall be discussing all of those articles in details. You know that elements combine to form molecules. Means one form of matter changes to other form of matter, and the changes can be of two types. Yesterday only I told you that physical changes and chemical changes. So in chemical changes, one form of matter changes to the other form of matter with entirely different physical and chemical properties. During that, some laws are followed, and those laws are the laws of chemical combination. The first law of chemical combination is law of conservation of mass. It is very simple. It says that during any physical or chemical change, the total mass of the reactants is always equal to the total mass of the products. What does I would like to say कि किसी भी केमिकल चेंज हो रही हो या फिजिकल चेंज हो रही हो, तो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो हमेशा प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होता है. मतलब मास ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके अगर हम टेक्निकल वे में, टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देनी हो तो ये मैंने लिखी है ये रेड कलर में ऐसे, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. Mass can neither be created nor it can be destroyed during any physical or chemical change. However, one form of matter can be transformed to another form of matter by some suitable means. To elaborate this, I have taken this very simple example. It's just a very you can say basic level of understanding. Say I have taken a vessel, and in that vessel I have taken some ice cubes. I weighed this, say its mass is W1, इसका weight था. I allowed this to stand for some time. कुछ देर के लिए पड़ा रहा, तो अभी आइस क्या है, ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी और वो चेंज हो जाएगी किसमें, वाटर में. तो इसका मतलब एक चेंज हुई, और वो चेंज क्या है, फिजिकल चेंज. दैट इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज आइस, हैज चेंज्ड इनटू द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, दैट इज लिक्विड वाटर. तो आप क्या करो, इसका मास देखा है आपने, आप इसका भी मास देख लो, इन दोनों के मास को कंपेयर करो, एंड व्हेन यू विल कंपेयर दिस मास, तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों मास सेम है, बराबर है, इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द मास इज कंजर्व्ड. ऐसे इलैबोरेट करते हुए हमने ना एक ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब ली है. ये कुछ नहीं, 2H शेप ट्यूब है. एक H शेप ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब ऐसे और एक ट्यूब ऐसे है ना. इन दोनों को बस यहाँ से ज्वाइन कर दिया है. भाई इसका सोल्यूशन इसमें डाल दिया, इसका सोल्यूशन इसमें डाल दिया. ओके, यहाँ पर इसको एक ज्वाइन किया हुआ है. भाई अगर हम चाहें तो इसको मिक्सअप भी कर सकते हैं, ना चाहें तो ये सेपरेट भी रह सकते हैं. तो ऐसा किया कि हमने एक ऐसी ट्यूब ली, और इसके एक आर्म में हमने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड NaCl, और दूसरे में क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन. दोनों का सोल्यूशन डाल दिया, प्रॉपरली सील कर दिया इसमें से, सो दैट कुछ भी इसके अंदर ना एंटर हो सके और कुछ भी इससे बाहर ना जा सके. तो इसका हमने मास फाइंड आउट किया, W1 आया सपोज. इसको हमने क्या किया, ऐसे मिक्सअप कर दिया. तो जब मिक्सअप करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड और AgNO3 आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, एंड ऑन मिक्सिंग दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस. और रिएक्शन क्या है, AgNO3 प्लस NaCl विल बी फॉर्मिंग AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें बनने शुरू हो जाएंगे दोनों में, और NaNO3. इसका मतलब ये हुआ कि एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गई, एंड ये उसके लिए केमिकल रिएक्शन है. तो अगर मैं इसका मास फाइंड आउट करता हूं तो सपोज इसका मास आता है W2. मैं W1 और W2 इन दोनों मासेस को क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो मुझे यहां पर भी ये पता लगता है कि दैट इन दोनों का जो मास है वो क्या है, कंजर्व्ड है.
सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ऑब्जर्वेशंस इस लॉ की जस्टिफिकेशन देती हैं। एंड व्हाट इज दैट लॉ? लॉ इज व्हाट? मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, या मैं क्या कह सकता हूं, मास रिमेन कंजर्व्ड। इस चीज को समझने के लिए कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल मैंने यहां पर लिखे हैं। जस्ट सी दीज न्यूमेरिकल्स, आप ये देखिए इन न्यूमेरिकल्स को। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको, हम इन न्यूमेरिकल की बात करते हैं बेटा, बट इसमें ये पहला न्यूमेरिकल है क्या भी, 8 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड विद 4.2 grams of sodium carbonate. It has been observed that after mixing 10 grams of residue was left. Find out the mass of the carbon dioxide evolved. मैं यहां पर एक बात बताऊंगा कि ये आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, ओके, और इसमें आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट मिक्स कर दिया, तो उसमें ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन क्या होगी, CH3COONA प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये जो रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, ये इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको सब पता लगेगा, बिकॉज ये आपका अभी केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकेंड ही लेक्चर है। तो आप ये देखो कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगी, भाई ये ऐसा वेसल है, इस वेसल में आपने सपोज एसिटिक एसिड लिया हुआ है और इसमें आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, तो एकदम से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले ऐसे बाहर निकलने शुरू हुए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इनो होता है ना, इनो को अगर हम पानी में डालें तो एकदम से एफ्लोरेसेंसेस निकलती हैं, बुलबुले निकलते हैं। तो बुलबुले निकलने के बाद कुछ टाइम के बाद वो बुलबुले निकलना बंद हो जाते हैं, तो बाकी जो भी बचा वो क्या हुआ, रेजिड्यू। ऐसे एसिटिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट के बीच में को जब आप मिक्सअप करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो चली जाएगी, बाकी जो भी बचा वो क्या है, मास, जो भी बचा वो क्या हो गया, रेसिड्यू। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इवॉल्व आउट, बाहर निकल गई। अब इसमें आपके पास क्या है, मास ऑफ एसिटिक एसिड आपने कितना लिया था, इसका मैं मास यहीं भी लिख देता हूं, है ना, मास इसका लिया आपने 8 ग्राम्स। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना लिया, 4.2 ग्राम्स, ओके। तो रेसिड्यू का जो मास आया वो कितना आया, 10 ग्राम्स। इसका मास आपको निकालना है, ये पूछा है ना, फाइंड आउट द मास ऑफ क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व। तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का मास कितना हुआ आपके पास, 8 प्लस 4.2 इज 12.2 ग्राम्स, एंड मास ऑफ किसका, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू कितना आया, 10 प्लस x ग्राम्स। अब आप यहां पे ये कह सकते हो अकॉर्डिंग टू कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि दैट 12.2 ये मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, इज इक्वल टू 10.0 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.2 ग्राम्स। तो इसको इतने ग्राम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इवॉल्व आउट हो गई होगी। तो वेरी सिंपल प्लस माइनस न्यूमेरिकल है, बस सिर्फ ये है कि आपको उसको करना किस तरीके से है। आप शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे एक ऐसी हैबिट बनाएं कि आप जो भी काम करें उसको सिस्टेमेटिकली करें, जो भी काम करें उसको अगर रट्टा भी लगाना है तो एक लॉजिकल वे में रट्टे लगाने की कोशिश करें, कंसेप्ट समझने की कोशिश करें, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। दिस इज द वे हाउ टू डू द न्यूमेरिकल्स, ऐसे इन न्यूमेरिकल्स को किया जाता है। तो एक और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये एक और न्यूमेरिकल आपके लिए लिखा है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट शुड रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म 14.3 ग्राम ऑफ AgCl एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें हम सिंपल से ये केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। अभी आपको अगर नहीं आती केमिकल रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको
देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl रिएक्ट किया, क्या बनाया NaNO3 प्लस AgCl। तो यहां पर मास, रिएक्टेंट्स का मास क्या है, इसका AgNO3 का आपको निकालना है, तो इसको मान लो क्या x ग्राम, NaCl कितना 5.85 ग्राम दिया हुआ है आपको, एंड दिस इज व्हाट NaNO3 का मास 8.5 ग्राम हमने बोल दिया, एंड AgCl कितना आपके पास आ गया 14.3। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इन दोनों को x प्लस 5.85 इज इक्वल टू 8.5 प्लस 14.3, ये करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉज दिए थे ये बिल्कुल फंडामेंटली, जब अभी साइंस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, इट वाज जस्ट एट द वेरी स्टार्टिंग लेवल। तो बाद में और रिसर्च होती चली गई और उस रिसर्च से ये पता लगा कि ये जो लॉज थे इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। ऐसे आपने अपनी लोअर क्लास में ये चीज पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, आपने न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टडी किए होंगे। उन रिएक्शंस में ऐसा होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लॉ है, हम ये कह सकते हैं दिस लॉ सीम्स टू बी रॉन्ग इन केस ऑफ, मैंने सीम्स टू बी, ये बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, सीम्स टू बी रॉन्ग इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब वो वाला लॉ तो फिर फेल हो गया। असल में ऐसा नहीं है। हुआ क्या, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था आइंस्टीन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोसेस में कुछ मास डिसअपियर होता है तो उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम इस फॉर्मूला से दे सकते हैं E=mc²। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो फिर देखा गया कि वो जो मास डिसअपियर हुआ था ना, उसमें उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्या एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इसलिए इस लॉ को हमने मॉडिफाई किया, और मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ दिस लॉ है क्या, टोटल मास, सिर्फ मास नहीं, या टोटल एनर्जी, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। असल में मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल हैं, ये आइंस्टीन ने प्रूव किया। और ये लॉ बेटर वे में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि दैट टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। सेकेंड, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया गया, वो दिया एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था J.L. प्राउस्ट। J.L. प्राउस्ट ने जो लॉ दिया, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, बिफोर आई डिस्कस विद यू दिस लॉ, बिकॉज मेरी ये नेचर है कि मैं केमिस्ट्री सिखाने की कोशिश करता हूं, उसमें हमेशा मेरी ये आदत रही है कि मैं हमेशा लॉजिकल एग्जाम्पल लेकर उसको आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर उसी कंटेक्स्ट में मैं आपको इसका फंडामेंटल बताता हूँ कि ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि ये लॉ जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए ये है कि आपको दो चीजें ये बात पता होनी चाहिए। क्या, पहली बात, एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। भाई एलिमेंट जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, और वो आपस में कंबाइन करके क्या बनाती है, कंपाउंड बनाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कंपाउंड है। और दूसरी बात ऐसा है कि ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें सिर्फ एक ही सोर्स से मिल सकती है ना, पता नहीं कितने मेथड है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ भाई गिवन कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। ये दो फंडामेंटल आपके दिमाग में होने चाहिए अगर आपको इस लॉ को स्टडी करना है, समझना है। तो उसने ये कहा कि दैट ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई कोई भी जो गिवन कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन, इसका नाम ही है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब जब भी बच्चों आप ये बात करते हो कंपोजिशन की, तो हमेशा कंपोजिशन दो टर्म्स में होती है, क्वालिटेटिव कौन कौन से एलिमेंट्स, क्वांटिटेटिव कितने कितने एलिमेंट्स। तो इसलिए दोनों ही बातें की।
उसे क्या कहा, ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। भाई कोई भी गिवन कंपाउंड है वो एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ हो सकता है, कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास। और वो जो उसके बीच में उन एलिमेंट्स की जो मास रेशियो है ना वो हमेशा फिक्स्ड होगी। मास रेशियो हमेशा क्या होगी, फिक्स्ड होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, उसका सोर्स कोई भी हो। मींस जैसे अगर मैं बात करूं भाई कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लेनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब मैं कितने ही मेथड लिख सकता हूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के। लेकिन यहां पर वो ये लॉ ये कहता है, वो कहता है भाई अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वाला कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनकी जो रेशो है वो कितनी है, कार्बन अगर 12 है तो ऑक्सीजन 32, तो उनकी मास रेशो क्या है 3:8। वो किसी भी सोर्स से आई हो। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना हुआ होगा, जिसमें उसकी मास रेशो 3:8 होगी। दोबारा से इस डेफिनेशन को फिर पढ़ते हैं। इतना समझने के बाद मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्टॉप करके इसको समझें, और दोबारा से फिर जब मैं बोलूं इस डेफिनेशन को तो अपने दिमाग में उसको बिठाने की कोशिश करें। व्हाट इज दैट, मैंने क्या बोला, ए गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। भाई कोई भी गिवन कंपाउंड है वो एक पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ होगा, कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास, जिसमें उसकी मास रेशियो, कंबाइन करने की मास रेशियो जो है वो फिक्स्ड होगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, उसका सोर्स कोई भी हो। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, केमिकल रिएक्शन से आप वाटर ले लो, कोई सोर्स है ना, अंडरग्राउंड वाटर ले लो, रिवर से वाटर ले लो, कहीं से भी वाटर ले लो, लेकिन वो वाटर होना चाहिए बिल्कुल प्योर वाटर, ठीक है। एनी सैंपल ऑफ, ये मैंने हाईलाइट किया है, प्योर वाटर वो हमेशा दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ होगा, और वो दो चीजें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनकी मास रेशो क्या आएगी 1:8। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जेल प्राउस ने दिया, उसको समझने के लिए कि ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है वैसे तो, लेकिन इन न्यूमेरिकल में ना थोड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि जब इसके आप स्टेटमेंट को पढ़ते हो ना, छोटे बच्चों आप घबरा जाते हो, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। अरे कुछ नहीं, आराम से एक एक स्टेप को पढ़ो, समझो, इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जैसे इसमें ये कि 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, भाई मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड साथ साथ में लिखते चल जाओ, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना हो गया, इतना, ओन रिडक्शन गिव इतने ग्राम ऑफ कॉपर। बच्चों आपने अपनी क्लास 10th में स्टडी किया है क्या, कि जो कॉपर ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड जैसे भी होता है, जब रिडक्शन की जाती है तो रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ ऑक्साइड, मतलब आपने मेटल ऑक्साइड जो है उसकी जब रिडक्शन की तो उससे क्या हुआ, मेटल बन गया, उससे क्या बन गया, मेटल बना। तो कॉपर ऑक्साइड की जब मैंने रिडक्शन की तो मेरे पास क्या बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड था, मेटल की बजाय अगर मैं कॉपर लिख दूं, यहां पे क्या आ जाएगा फिर, कॉपर। तो उसमें मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इतना है, तो उसमें मास ऑफ कॉपर इतना बन गया, ठीक है। तो डिफरेंस है, मेरे को पता लग गया कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना। दूसरी बात देखिए, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने 1.179 ग्राम ऑफ कॉपर लिया, तो इसमें मास ऑफ कॉपर इतना आ गया। रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है बच्चों, कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है बनाता कॉपर नाइट्रेट। आपको अभी ये रिएक्शंस लिखने की समझने की कोई जरूरत नहीं है। विच ओन इग्निशन गिव, इग्निशन मतलब जब इसको बहुत गर्म करते हैं, बहुत तेजी से हीट करते हैं, गिव 1.476 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बच्चों आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टडी की होगी, ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है भाई। कॉपर कार्बोनेट नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, और कितना बना, इतना बना। तो इसको ये सैंपल में इतने ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड है, इतने ग्राम कॉपर से बना, तो डिफरेंस से क्या पता लगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मुझे प्रूव करना है कि ये डाटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इलिस्ट्रेट करता है, जस्टिफाई करता है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, अरे भी दोनों की कंपोजिशन देख लो, परसेंटेज कंपोजिशन देख लो। तो मैं सपोज इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूं, तो दिस इज मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ
कंपाउंड इंटू 100, ऐसे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो दोनों में ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आई, इसमें हम लोग कॉपर की भी परसेंटेज सेम ही होगी, जिससे क्या आप कह सकते हो as percentage composition of the two compounds or the two samples of copper oxide comes out to be same. Therefore this data illustrate law of definite proportions. आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा आप और बेटर वे में समझ जाओ तो एक और न्यूमेरिकल लिख दिया हमने। इस न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया, 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन हीटिंग इन क्लोरीन गिव 0.66 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। चलो इस लाइन को पहले समझते हैं, क्योंकि पहले वाला न्यूमेरिकल डिटेल में डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा फास्ट करते हैं। भाई सिल्वर हमने लिया मेटल, उसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, कितना मेटल लिया हमने 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, उसको क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बना AgCl। तो AgCl का जो मास था वो कितना आ गया 0.66। तो ये पहला डाटा है किसका, पहला सैंपल है किसका AgCl का, जो 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर उसमें है और AgCl इतना, तो डेफिनेटली मास ऑफ क्लोरीन आपके पास आ गया, बाकी डिफरेंस ही तो है। अब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने क्या किया 1 ग्राम ऑफ सिल्वर लिया हमने और उसको ट्रीट किया किससे, नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। तो सिल्वर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके बनाएगी AgNO3 फॉलोड बाय रिएक्शन विद HCl, उसको HCl से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया AgCl। मतलब बेसिकली क्या हुआ, सिल्वर से AgCl बना रहे हैं, कितने ग्राम ऑफ सिल्वर से, 1 ग्राम सिल्वर से AgCl कितना बना 1.32 ग्राम। ये मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये मास ऑफ क्या सिल्वर 0.32 ग्राम आ गया। तो ये मेरे को दोनों सैंपल में मास ऑफ AgCl पता है, मास ऑफ सिल्वर पता है, मास ऑफ क्लोरीन पता है, ये दूसरे सैंपल का है। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों की कंपोजिशन क्या है, सेम है, तो दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो। आप भले ही सिल्वर की परसेंटेज निकाल लें, भले क्लोरीन की निकाल लें, दोनों में से किसी की आप एक की निकाल लें, किसी की भी, जैसे कि सिल्वर की जैसे मैं निकालूं। आप पहले वाला जो न्यूमेरिकल था ना उसमें मैंने ऑक्सीजन की निकाली थी, आप उसमें कॉपर की भी निकाल सकते थे, ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर की निकाल ली है। तो सिल्वर की कितनी आ गई, ये मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू 100, ऐसे उसमें किया, दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ गई, सेम आ गई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते परसेंटेज क्लोरीन निकाल लो, दोनों में से कोई एक ही निकालनी है स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई एक ही निकालनी है, ये नहीं कि दोनों निकालो, इतना टाइम नहीं होता। तो दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन सेम आ गई। हाँ, नीचे इस लाइन को लिखना मत भूलिएगा, क्या, एज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द टू सैंपल्स कम्स आउट टू बी सेम, hence this data illustrate law of constant composition. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मैं आपको शुरू से ये बात बता रहा हूं कि जितने भी लॉज हैं बिल्कुल बेसिकली फंडामेंटल लेवल पर दिए गए, जब अभी साइंस डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन बाद में ये डिस्कवरी हुई कि अभी आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैज गॉट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन के दो आइसोटॉप मैंने यहां पे लिखे, C612 C614। इसका इस आइसोटॉप का मास नंबर कितना 12 है और इसका कितना 14 है। अगर ये आइसोटॉप कार्बन 12 आइसोटॉप कार्बन डाइऑक्साइड बनाए तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की मास रेशो क्या आएगी 3:8। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बने किस आइसोटॉप से, C614 वाले से, तो फिर 14:32, फिर वो ये वाली रेशो नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इस लॉ से एक आइडिया मिला कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन समझते हैं। ये लॉ दिया डाल्टन ने। इस लॉ को समझने के लिए आपको बेसिकली कोई चीज बेसिकली समझनी पड़ेगी, और वो बेसिकली ये चीज है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, इससे पहले वाले लॉ में। अब इसमें मैं थोड़ा सा उससे एक स्टेप और आगे चल रहा हूं। व्हाट इज दैट, कि जो दो एलिमेंट्स हैं आपस में कंबाइन करके जरूरी नहीं कि एक ही कंपाउंड बनाए, वो एक से ज्यादा भी कंपाउंड बना सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। क्या भाई, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं या कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं, H2O2 बना सकते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके CH4, C2H6, C3H8, C4H, C10 लाइक दैट। पता नहीं कितने हाइड्रोकार्बन आपने सारे वो कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़े, कितने तो कंपाउंड बना सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले इस लॉ को समझने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात याद रखें, ये देखिए मैंने लिखी हुई है क्या, टू एलिमेंट्स कंबाइन, टू एलिमेंट्स व्हेन कंबाइन डू नॉट ऑलवेज फॉर्म only one compound, but more than one compound may also be formed. Yes, ये बात अगर आप अपने दिमाग में रखते हो तो ये लॉ के लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें वो ये कहता है भाई, अगर सपोज करो, देखिए इसको हम पहले समझ लें, इसके एग्जाम्पल को समझ लें। भाई जैसे कार्बन है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया। भाई कार्बन और ऑक्सीजन आपसे कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें मास ऑफ कार्बन 12, इसमें मास ऑफ कार्बन 12, इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन, मैं मेंशन कर रहा हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन। भाई 12 ग्राम ऑफ कार्बन से कितनी ऑक्सीजन कंबाइन करती है, 16। यहां पे मास ऑफ कार्बन 12, तो वही मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन इस कितने, इस केस में 32। देखिए ये और ये 16 और ये 32, तो ये रेशो क्या आ गई, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एलिमेंट आपस में कोई कंपाउंड बनाते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें अगर मैं एक एलिमेंट के मास को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो दूसरे एलिमेंट की जो मास रेशो होती है वो सिंपल होल नंबर होती है। यही इसकी स्टेटमेंट है। देखिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, इन दैट, उसमें इफ वी फिक्स द मास ऑफ वन, अगर हम एक एलिमेंट के मास को क्या कर दें, फिक्स कर दें, द मास ऑफ द अदर एलिमेंट कंबाइनिंग विद द फिक्स मास ऑफ दैट एलिमेंट, यहां पे दैट एलिमेंट क्या था, कार्बन था, है ना, और अदर एलिमेंट क्या था, ऑक्सीजन था, comes is always simple whole number ratio. So इसकी डेफिनेशन सिंपल होगी क्या, when two elements combine to form two or more than two compounds, in that if we fix the mass of one element, the mass of the other element always be a simple whole number ratio. ये एग्जांपल को फर्दर इलेबरेट किया बाय टेकिंग सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, इसमें मास ऑफ सल्फर 32 हो गया। अब देखिए 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विद ऑक्सीजन कितना, 32, और यहां पे 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंड विद ऑक्सीजन कितना बेटे, 48। 32:48, 2:3, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इसका मतलब इससे ये लॉ प्रूव होता है। स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड अ बेटर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नाउ लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यहां पर मैंने ये बड़ा प्रैक्टिकली एक चीज लिखी है कि इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की अप्रोच एक स्टूडेंट की क्या होनी चाहिए। इसमें आपको हमेशा क्या करना होता है, राइट डाउन द डेटा जो आपको दिया हुआ है, 2 कंपाउंड्स का, 3 कंपाउंड का, 4 का, जितने का भी दिया हुआ है, उसमें क्या करो, देन फिक्स द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, उसमें से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लो, और उस फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट्स का मास है उसको देखो इक्वल टू 1, एक को फिक्स का आप कर लो क्या, 1, एंड देन फाइंड आउट द मास रेशियो ऑफ द अदर एलिमेंट्स। तब आप दूसरे एलिमेंट्स की मास रेशियो को फाइंड आउट आपको करना है। आई होप सो कि आपको ये बहुत ज्यादा बात समझ नहीं आई होगी। जब तक इसको न्यूमेरिकल ना किए जाए, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सो देयरफॉर मैंने यहां पर ये 2 न्यूमेरिकल लिखे हैं। ये दूसरी स्क्रीन के ऊपर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए आई विश कि आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लें। पहला न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटे 2 कंपाउंड बनाते हैं, 2 ऑक्साइड्स हैं। एक में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 5.93 है और दूसरे में 11.2% है। तो वी हैव टू प्रूव दैट दिस डाटा इल्यूस्ट्रेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो एक सिंपल सी बात है, जब कभी भी परसेंटेज दी हो, इसका मतलब टोटल मास उसका कितना है, 100। तो इसका मतलब एज परसेंटेज इज गिवन। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको लिखने की कोशिश की है, सो दैट स्टूडेंट्स आप इसको बिल्कुल इस वीडियो को देखकर ही आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। एज परसेंटेज इज गिवन, दैट्स व्हाई मास ऑफ ईच ऑक्साइड, इसलिए हर ऑक्साइड का जो मास हमने ले लिया वो कितना ले लिया, 100। तो ये फर्स्ट ऑक्साइड है, ये सेकंड ऑक्साइड है, फर्स्ट कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है।
तो मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, हमने क्या मान लिया 100 और 100। तो पहले में मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 5.93, दूसरे में 11.2। तो डिफरेंस से क्या आ जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन, इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको क्या करना है कि इन दो एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट का 1 ग्राम मास फिक्स कर दो। तो मैंने फिक्स किया क्या, हाइड्रोजन का मास, तो इसलिए मैंने लिखा मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स कर दिया। तो देखिए बड़ा सिंपल यूनिटरी मेथड है भाई, 5.93 से ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कितना करता है ऑक्सीजन, इतना, तो एक से कितना 94.07 बाय 5.93, ऐसे ही 88.8 अपॉन 11.2। तो ये रेशो आपके पास आएगी 15.86 7.9। तो जब ऐसी फिगर आए तो आपको सिंपल रेशो लेने के लिए जो सबसे स्मॉल नंबर होता है, इसमें स्मॉल नंबर क्या 7.9 से आप दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो दिस रेशो विल बी 1:2, मतलब 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि दैट मास ऑफ क्या ऑक्सीजन, मास रेशो ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ hydrogen comes out to be simple whole number. Therefore, this data illustrate law of multiple proportions. आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। बिल्कुल वैसे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसमें कार्बन ले लिया, बस और कुछ भी नहीं है। 1 and 2 कार्बन कंटेंट्स इन फर्स्ट इज 42.9 and in second is 27.3 and you have to show that this data illustrate law of multiple proportions. तो बेटे अप्रोच वही है क्या, हमने बिकॉज परसेंटेज दिया तो मास ऑफ ऑक्साइड, ईच ऑक्साइड 100 ग्राम 100 ग्राम दोनों का ले लिया हमने। तो मास ऑफ कार्बन 42.9, मास ऑफ इसका दूसरे में कितना 27.3 है, तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ कार्बन कंटेंट्स दोनों में दिया 42.9 एंड 27.3। आप दोबारा से उस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं वहां से। तो डिफरेंस मेथड से आपको 100 में से ये माइनस कर दिया तो मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अब मैंने कार्बन के मास को फिक्स कर दिया कितना 1 ग्राम, तो क्या लिखा मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज, ये आ गया इसका 57.1 बाय 42, इसका 72.7 बाय 27.3। तो यह है 1.33 रेशो 2.66, जो सिंपल रेशो करें तो 1:2 आता है। तो फिर हमने वही लिख दिया क्या, एज द मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कम्स आउट टू बी सेम, देयरफॉर दिस डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट जो लॉ हम डिस्कस आपके साथ करने जा रहे हैं वो है दैट एज अ लॉ व्हिच इज गिवन बाय रिक्टर, साइंटिस्ट का नाम है, एंड द नेम ऑफ दिस लॉ इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं क्या, कि ये जो लॉ है ये आपका सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, अगर आप मेडिकल एंट्रेंस दे रहे हैं, आईआईटी मेंस, जेई मेंस, जेई एडवांस, उनमें सब में ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल ये है कि सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 3 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। यहां पे कितने, 3 एलिमेंट्स की, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट्स आपस में म्यूचुअली कंबाइन करते हैं, आपस में भी कंबाइन करते हैं। कैसे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं CH4, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाते हैं CO2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं H2O, वाटर बनाते हैं। ठीक, तो अगर सपोज करो कि मैं कार्बन के मास को फिक्स कर दूं, आप पहले ये एग्जांपल समझ लें, तब आपको ये डेफिनेशन समझ आ पाएगी, नहीं तो रट्टा भी नहीं लगेगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन का मैंने मास फिक्स कर लिया कितना 12 ग्राम, लेट आगे लिखा भी, मान लो इसका मास जो है वो कितना 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन कितना 4 ग्राम्स, मास ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन 4 ग्राम, क्योंकि कार्बन का 12 ग्राम 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करता है। मींस मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनिंग विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कितना हो गया 32। तो अगर इसका मतलब मैंने इसके मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ क्या कार्बन इज इक्वल टू, देखो 12 ग्राम उसका फिक्स कर दिया तो 4:32 1:8। अब अगर मैं मानूं भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन तो क्या बनाते हैं वो वाटर, तो वाटर में हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना 16, तो रेशो क्या होगी 1:8। ये भी रेशो कितनी थी 1:8, ये भी रेशो क्या है 1:8। समटाइम ये रेशो बिल्कुल सेम आती है और समटाइम सिंपल मल्टीपल में आती है, समटाइम सिंपल मल्टीपल में आती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये है, ऐसे है क्या, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, यहां पर ए और बी कौन सा लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, यहां पे थर्ड एलिमेंट सी कौन सा ले लिया, कार्बन, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो, इसका मतलब ये होता है भाई जिस मास रेशियो में वो ऐसा करते हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट तो कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो इज ईदर सेम, या तो सेम ही होगी जैसे मैंने उसमें एग्जांपल लिया था, और इट विल बी इन द सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ द मास रेशियो इन विच दे रिएक्ट देमसेल्फ। तो इस स्टेटमेंट को दोबारा से मैं कहता हूं क्या, जैसे अगर मैंने लिखा जैसे ए बी सी, तो मैं कहता हूं व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट सी, देन द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो, जिस मास रेशियो में आपस में वो ऐसा मतलब इसके साथ कंबाइन करने में करते हैं, द रेशियो ऑफ द मास इन विच दे डू सो इज ईदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो व्हेन दे कंबाइन देमसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं इस लेक्चर में आपको नहीं करवा रहा, उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ये आर्टिकल जो है आपका जेईई मेंस और एडवांस का ज़्यादा है, तो उसके लिए एक सेपरेट आपको लेक्चर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो ऑब्जेक्टिव लेवल से इंपॉर्टेंट होंगे। अभी जस्ट एक पासिंग रेफरेंस देकर आपको ये समझाने की बात थी। आई एम कमिंग टू द फोर्थ लॉ, rather fifth law, and that is Gay-Lussac's law. Remember, Gay-Lussac's law is only for gases, ये सिर्फ गैसेस के लिए है। और एक बात और इस लॉ को समझने के लिए एक बात और आपको समझ लेनी चाहिए कि जो आपको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैसेस क्या होती है, कंप्रेस की जा सकती है, गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है विद द चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई बाहर का टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज हुआ तो गैस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट करना है, मान लिया कोई मैं गैसेस के वॉल्यूम का कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे उस सारे सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स करना होगा। इसको टेक्निकली बोलते हैं सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। भी सभी चीजें, सभी गैसेस एक ही कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर है। वो ये कहते हैं कि जैसे सपोज पहले इसका एग्जांपल स्टडी कर लें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किया और क्या बनाया उसने, वाटर, गैस, स्टीम भी तो बनती है, नो प्रॉब्लम्स। बैलेंस्ड इक्वेशन से पता लगता है इसके 2 वॉल्यूम सपोज 2 लीटर कंबाइन विद 1 वॉल्यूम सपोज 1 लीटर। इसका क्या बनाएगा, स्टीम का 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर, तो इसका जो वॉल्यूम रेशियो हुआ वो क्या हुआ 2:1:2। ऐसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम, इसके 2 वॉल्यूम, तो रेशो 1:3:2। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ये है, अब ध्यान से समझना। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट, जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो, वो ऐसा तभी करती हैं इन द वॉल्यूम विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। वो सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर उसके वॉल्यूम की रेशियो सिंपल होल नंबर है तभी आपस में रिएक्ट करती हैं। कहने का मतलब ये है, इट स्टेट्स दैट व्हेन द गैसेस रिएक्ट दे ऑलवेज डू सो इन द वॉल्यूम विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर रेशियो है, एंड ऑल्सो विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर सपोज करो उस रिएक्शन के पीछे प्रोडक्ट भी गैसेस हो तो उनके वॉल्यूम की अगर मैं सभी की रेशियो लूं तो वो क्या होगी, सिंपल होल नंबर होगी, प्रोवाइडेड, वही बात क्या कि मेजरमेंट्स आर डन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जस्ट रैपिडली मैं इस लॉ को एक बार स्टेट करता हूं आपके पास दोबारा। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे ऑलवेज डू सो इन द वॉल्यूम व्हिच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर,
and also with the volume of products if they are also gaseous, provided ये condition है, all the measurements are done under similar conditions of temperature and pressure. बच्चों, इन लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और इन लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है तो इसके बेसिस के ऊपर ही डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। और एटम हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में। रिमेंबर, जब ये लॉज दिए गए तब तक साइंटिस्ट लोगों को एटम मॉलिक्यूल के बारे में कुछ पता नहीं था। एटम का जो कंसेप्ट लिया डाल्टन ने, वो इन लॉज को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद ही लिया। इसी के बेसिस के ऊपर एवोगाड्रोस नंबर आया। वो मैं सारी बातें जो है आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आई होप सो कि आपको ये वाला लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। आप इस लेक्चर को बार बार सुने, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।